नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 होगा। इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। साथियों, अगर आपको आज से अवगत कराया जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए मात्र 18 दिन बचे हैं, क्योंकि आज 5 अगस्त है और आपको पता ही होगा कि 23, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त को आपकी आने वाले दिनों में परीक्षा है। तो इन 18 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को जानेंगे। चलिए, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को, पार्ट नंबर 13 को। उससे पहले आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों। रिक्वेस्ट क्या है, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों में। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और शेयर अपने दोस्तों में करते जाइए। और इम्पोर्टेंट ये है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि साथियों आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है। चलिए, इसी के साथ आपको एक और अवगत कराना है जानकारी से। यदि आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम पर ही हम सारी की सारी पीडीएफ डालते हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ के लिए भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं साथियों आज के पहले नंबर प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। साथियों, बोला गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो गौर से समझना है। अगर प्यारे साथियों हम यहाँ पर बात करते हैं पादप के बारे में, पादप यानी कि पौधे, पौधे का जो अध्ययन होता है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत प्यारे साथियों, याद रखेंगे, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है। अगर हम वही मानव की बात कर लें, किसकी, ह्यूमन की बात कर लें, तो ह्यूमन का जो अध्ययन होता है, ठीक है, याद रखेंगे, उसे हम नर विज्ञान कहते हैं। नर से हो जाता है नर, ठीक है, या फिर ह्यूमन हो जाता है, और इसका जो अध्ययन होता है वो नर विज्ञान में आता है। साथियों याद रखेंगे, नर विज्ञान कहाँ पर दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखो, पादप का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में करते हैं, तो वही मानव का अध्ययन नर विज्ञान में करते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक श्रृंखला का बेहतरीन सा प्रश्न दिया है। तो दोस्तों इसको देखिए, इसमें बताना है कि इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया है, इसके स्थान पर देखना है। तो साथियों अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक बार श्रृंखला में एक बहुत बड़ा सा नंबर आया है, फिर एक बहुत बड़ा सा डाउनफॉल यानी कि नंबर घट गया है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सा नंबर आया है, फिर बड़ा सा एक डाउनफॉल यानी नंबर घटा है, फिर एक बड़ा सा नंबर है, तो फिर एक घटना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम अल्टरनेट सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा 21, 21 के बाद में दिया है 62, 62 के बाद में हमें दिया है 23, 23 के बाद में यहाँ पे 60 दिया है, 60 के आगे हमें 25 दिया है, और उसके आगे हमें क्या दिया है 58। तो हमें ज्ञात करना है कि जो एक क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए गौर से समझिए, 21 अगर हम अल्टरनेट देखेंगे तो 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे और अल्टरनेट देखेंगे तो फिर से प्यारे दोस्तों 2 जोड़ा गया है। अगर और अल्टरनेट देखने जाएंगे तो 2 जोड़ करके यहाँ पे हम अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे 27। कितना प्राप्त करेंगे प्यारे दोस्तों, 27 प्राप्त करेंगे, याद रखेंगे, ये इसका सही उत्तर होगा। अगर वहीं पर हम अल्टरनेट ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। 60 में से देखेंगे तो साथियों यहाँ भी हमारा माइनस का 2 58 हो जाएगा। अगर श्रृंखला आगे कंटिन्यू कर रही होती तो हम और अल्टरनेट -2 करते चले जाते, लेकिन श्रृंखला हमारी 27 पर रुक चुकी है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आओ। कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है और बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि यूनिटी को ये लिखा जाता है तो ट्रायंगल का कोड क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपके सामने यूनिटी नामक एक शब्द दिया है, UNI, इसके बाद में T और Y। इसको कैसे लिखा जा रहा है, आप कहोगे इसे लिखा जा रहा है F के रूप में, M के रूप में, R के रूप में, और दोस्तों G के रूप में तथा B के रूप में। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। लेकिन हमें यहाँ पर कोड किसका पूछा है, ट्रायंगल का पूछा है। तो हम बोलेंगे TRA, ठीक है, TRAN, उसके बाद में क्या है Q, उसके बाद में क्या है UIL, ये रहा हमारे पास ट्रायंगल। तो दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे जो संबंध आया है प्यारे साथियों वो विपरीत अक्षरों का आया है।
जैसे हमने पढ़ा था आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, आगे जैकलीन, फिर कमला पसंद और लब मन, इस तरह से पढ़ा था। तो दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें एफ यू फूफा जी होता है, एम एन मन होता है, आई आर इंडियन रेलवे होता है, जीटी रोड हमने आपको पढ़ाया है और बी वाई बॉय होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम अंतिम और पहले से चेक करेंगे। तो एल का क्या होता है भैया, एल का अपोजिट होता है ओ, जिसे हम लब पढ़ते हैं। तो अंत में ओ आना चाहिए साथियों, अंत में ओ आना चाहिए। तो सारे के सारे विकल्प गलत हैं केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए को छोड़ करके, क्योंकि अन्य एक भी ऐसे विकल्प नहीं है जहाँ पे अंत में ओ आ रहा हो। तो हम जब विपरीत का क्रम देखेंगे तो ओ आएगा। अब एक शुरू का चेक कर लेते हैं। तो जीटी रोड होना चाहिए, मतलब जी से शुरुआत ओ से अंत होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का एकदम सही उत्तर होगा। इसको देख करके आप इसको फिल कर लेंगे। चलिए आगे आ जाइए। आगे देखो दोस्तों, बोला गया है एक वर्ग में नीरज ऊपर से 10वां है, नीचे से 15वां है। वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं? यानी नीचे से और ऊपर से दो तरफ से नीरज की पोजीशन दी गई है। नीरज कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? आप कहोगे ऊपर से नीरज का स्थान 10वां है। ये नीरज है हमारे पास, इसका ऊपर से स्थान 10वां है, जबकि इसी नीरज को अगर हम नीचे से देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 15वां है। ठीक है, कौन सा है? 15वां है। तो मैंने आपको बताया था, यदि याद हो, क्या याद है सर? हमें याद है कि जब एक बंदे की कंडीशन दोनों तरफ से दी जाती है तो उसमें हम लेफ्ट प्लस राइट -1 का फॉर्मूला लगाते हैं, तब हमें टोटल पता चलता है। तो साथियों हम कह रहे हैं कि लेफ्ट प्लस में राइट, अगर इसमें हम इसका टोटल में -1 करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ जो मैन होंगे, ह्यूमन होंगे, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी अगर हम बात करते हैं नीरज की लेफ्ट से कंडीशन 10 है, राइट से प्यारे दोस्तों 15 है। अगर इस एक को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये टोटल +1 हो जाएगा। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, इसको अभी यहीं पे छोड़ दो, एक यहाँ पे ऐसा रख लो, बराबर में टोटल हमें ज्ञात करने हैं। तो आप कहोगे सर 15 10 25 यहाँ पे हो जाएगा, और 25 में मेरे प्यारे दोस्तों एक घटेगा तो हमें क्या टोटल मिल पाएगा? तो आप यहाँ से निकाल पाओगे कि टोटल जो व्यक्ति हैं वो उस श्रृंखला में कितने हो जाएंगे? सर 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों? 24 हो जाएंगे। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है? आप कहोगे हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कुल मिलाकर के वर्ग में 24 व्यक्ति हैं। आगे आ जाइए। आगे बोला गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। यहाँ पे आपको एक वर्ग मिला है, फिर एक प्यारे दोस्तों व्रत मिला है, यहाँ पे आयत मिला है और त्रिभुज मिला है। तो साथियों याद रखेंगे, वर्ग का मतलब है चारों भुजाएं समान होती हैं, व्रत का मतलब है एक सर्कल होता है, ठीक है, आयत का मतलब है सम्मुख भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि त्रिभुज हमारा किसी भी प्रकार का बन सकता है। तो साथियों अगर आप इसको अच्छे से समझें तो तीन आकृतियां ऐसी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी तथा डी, जो किससे मिलकर बन रही हैं? आप कहोगे सर भुजाओं से मिलकर बनती हैं। तीन आकृतियां ऐसी हैं जो भुजाओं से बनी हैं। किससे बनी हैं? आप कहोगे सर भुजाओं से बनी हैं। तो वह कौन सी आकृति है जो भुजाओं से नहीं बनी है? तो हम कह पाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी व्रत। तो इसका विषम उत्तर होगा व्रत। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न आपके सामने एक और श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। इस प्रश्न को आप समझेंगे। बोला है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए। दो प्रश्न चिन्ह दे रखे हैं इस बार में, तो हम इस श्रृंखला को एक बार फिर से लिखेंगे। 0, आगे क्या है 5, उसके बाद में फिर से प्यारे दोस्तों 5 है, और आगे देखोगे तो 10 आया है, और आगे देखोगे तो यहाँ भी 10 है, फिर एक 15 है, और उसके बाद हमें 2 नंबर ज्ञात करने हैं। वो कौन से होंगे उनको हम यहाँ पर बॉक्स के माध्यम से पहचानेंगे। तो दोस्तों जब भी आपके पास नंबर पास पास के आए, नंबर एक जैसे आए, तो आपको क्या करना है? हमेशा अल्टरनेट जोड़ने की कोशिश करना है। तो सर हम यहाँ पे अल्टरनेट जोड़ेंगे। अगर 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा। सर 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 5 10 आएगा। और आगे चल के अल्टरनेट 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों? आप कहोगे 15 आ जाएगा। तो पहली बार में तो 15 आना चाहिए। 13 वाला गलत है, यहाँ पे 17 वाला गलत है, और 21 वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मार्क 15 तो दूसरा क्वेश्चन मार्क 20 आ जाएगा। कैसे आएगा? तो इसमें भी हमें अल्टरनेट ही लगाना है। यहाँ भी हमारा 5 प्लस का होगा, और अल्टरनेट देखोगे तो यहाँ भी हमारा प्लस का 5 ही हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से अल्टरनेट देखोगे तो ये भी हमारा प्लस का 5 ही होगा। तो इस प्रकार से 15 5 20 होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ये एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है एक व्यक्ति
प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू करता है। यानी प्रातः की बात है तो सूर्य कहाँ पे होगा प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है जो हमारे पास सन है, जो हमारा ये सन है सुबह के समय प्रातः टाइम में कहाँ पे होता है सर, पूर्व में होता है। तो ये हमारा सन यहाँ पे हो जाएगा। तो सूर्य की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है एक व्यक्ति। मैं मानता हूँ रैंडमली व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वो सूर्य की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, चलना शुरू करता है और 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। साथियों गौर से समझना है, बंदा यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से सूर्य की ओर मुँह करके चला, 2 मील चला, उसके बाद कहाँ पे मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। याद रखेंगे कहाँ पे मुड़ा है प्यारे दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा है। फिर 2 मील के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। क्या बोल रहा है, फिर 2 मील तो चल लिया, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है। अब कह रहा है वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों बताओ ये कौन सी दिशा हो जाएगी, मुझे बता दो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी। आप कहोगे सर कोई बात नहीं, ऐसे कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, ईस्ट इधर वेस्ट और ऊपर की ओर नॉर्थ हो जाएगी और नीचे की ओर साउथ हो जाएगी। तो बताओ कहाँ पर जा रही हैं सारी की सारी रेखाएं, सारी की सारी रेखाएं ईस्ट में जा रही हैं। ईस्ट का मतलब पूर्व होता है, तो पूरब हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आप यहाँ से बोलोगे मेरे प्यारे साथियों कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर पूर्व आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न। बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले दायां बायां जानना बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो प्यारे दोस्तों, सीधे हाथ की तरफ दाईं दिशा होती है, जबकि उल्टे हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है साथियों, हमेशा बाईं दिशा होती है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दाईं, यहाँ पे बाईं, तो दाईं ओर से 16वां, मतलब हम कहेंगे कि राइट हैंड से 16, राइट हैंड से 16 याद रखेंगे। इसको राइट बोला जाता है और इसको लेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से 16 के लेफ्ट 8 बताना है। क्या बताना है, लेफ्ट 8। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना है जीवन में, क्या याद रखनी है, जब भी राइट राइट आए अथवा लेफ्ट लेफ्ट आए तो एक जैसे आए, जब हमेशा घटा देना है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अपोजिट आ रहे हैं, राइट लेफ्ट आ रहे हैं या लेफ्ट राइट आ रहे हैं, तो आपको हमेशा जोड़ना है पहले को पकड़ करके। तो आप देखोगे क्या बोलोगे, आप कहोगे पहले को पकड़ेंगे सर, राइट लिख करके दोनों को जोड़ेंगे, 16 8 हो जाता है 24। अपोजिट आए हैं 16 8 24 है, यानी कि राइट से 24वां लेटर कौन सा होगा हमें ये बताना है। तो आप मुझे बताओ राइट से 24वां बता दें या फिर प्यारे दोस्तों यहाँ से हम पलट करके 27 में से घटा के लेफ्ट से बता दें। तो जो व्यक्ति बी बता रहे हैं वो गलत है, आप लोग गलत हैं, आप लोग समझ नहीं पाए बात को। देखो मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूँ पहले ये हमें कौन सा दे रखा है, ये हमें राइट से 24वां आया, हमें नहीं पता है क्या है, तो मैंने कहा लेफ्ट से बना लेते। चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कैसी लिखी होती है, ए बी सी डी इस प्रकार से लिखी होती है। आप कहोगे हाँ सर, मतलब बाएं से दाईं और लेफ्ट टू राइट लिखी होती है। तो इसको लेफ्ट में बनाने के लिए हमने कहा 27 में से दिया गया मान घटा दो। तो आप कहोगे लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन है, तो सर अभी तो हम लिखे थे लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन है सर, सी है। सी अगर तीसरा लेटर है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। जिनका भी बी आ रहा था भाई वो सारे के सारे गलत थे। ठीक है, सारे के सारे गलत थे, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। ये एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, समझिए। क्या शिक्षा प्रणाली यानी व्यवस्था के पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जो शिक्षा प्रणाली है इसके पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जीर्णोद्धार का मतलब है सुधार या मरम्मत से। तो दोस्तों बोला गया है निष्कर्ष नंबर 1, जीर्णोद्धार का परिणाम सुधार है। मुझे बताओ, उसने कहा शिक्षा प्रणाली जो है यानी कि उसे पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। तो क्या यहाँ से जीर्णोद्धार का मतलब सुधार से है, आप कहोगे हाँ सर। इस कथन से तात्पर्य निकलता है कि जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी कैसी हो गई है, टूटी फूटी है, यानी कि बेकार हो चुकी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो जीर्णोद्धार का मतलब सुधार है, पहला निष्कर्ष एकदम सत्य है। बोला है वर्तमान की पुरानी शिक्षा प्रणाली यातयाम है। यातयाम है, यातयाम का मतलब है कि बिगड़ी हुई है। आप कहोगे हाँ पटरी से उतर गई है, तो दूसरा वाला भी सत्य है। अगर दोनों के दोनों सत्य हैं तो यहाँ से हम बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन बोथ आर राइट। क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएंगे। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बसा लेना है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला और कथन और निष्कर्ष से ही संबंधित एक शानदार सा प्रश्न दिया है। क्या बोला गया है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या बोला है, जो
आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इसको प्राप्त करने के लिए जो भी पर्सन होंगे उनको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। तो निष्कर्ष नंबर 1, आर्थिक विकास लोगों के सीधे कठिन परिश्रम से संबंधित है। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आर्थिक विकास है वो लोगों के सीधे कठिन परिश्रम से संभव है। अब कह रहा है सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भाई असंभव की तो कोई बात ही नहीं हुई है। असंभव की जब कोई बात नहीं हुई तो ये गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो हम कह पाएंगे केवल पहला निहित है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन ओनली राइट। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन ओनली राइट, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है, ये संबंधित है आपका अक्षर समूह की श्रृंखला से। क्या है, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। भाई इस अनुक्रम को कौन सा विकल्प पूरा कर सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है DMT। ठीक है, DMT के बाद में लिखा है JOB। ठीक है, JOB के बाद में क्या लिखा है PQJ लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा है VSR लिखा है। तो हमें बताना है कि इसका जो अंतिम पद है वो क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा याद रखना है पहले का संबंध पहले से बनाना है। किसका, पहले का संबंध पहले से। जैसे मैंने कहा D4 पर है, J10 पर है, P16 पर है, ये 22 पर है, तो अगला क्या होगा। देखो 6 4 10 कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है। प्यारे साथियों आगे देखोगे फिर से 6 जुड़ा है, 10 6 16, और आगे देखोगे 16 6 22। अगली बार में फिर से 6 जुड़ेगा, 16 6 22 6 28 होना चाहिए। यानी 28 को देखें तो कोई लेटर नहीं आता है, लेकिन आपको पता होगा Z 26 तो A 27 पर, B 28 पर, यानी कि जो B होगा वो 28 पर भी होता है और 2 पर भी होता है, याद रखेंगे। इसके बाद अब B से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये विकल्प तो कोई बनता ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो M13 पर, M13 के बाद ये कितने पर, ये 15 पर, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 का मतलब क्या है प्यारे साथियों, U है। तो B के बाद में U आएगा। देखो ये दोनों विकल्प गलत हो गए। अब आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। B के बाद U, अगला वाला Z हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए पहले का संबंध पहले से, दूसरे का दूसरे से, और तीसरे का तीसरे से अगर आप बनाते चले जाओगे तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर, कहाँ पे है, ये है मेरे प्यारे दोस्तों। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो मेरी बात को समझना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बात को अच्छे से समझते जाना है। हमेशा छोटे नंबर का प्रयोग करके हम बड़ी संख्या को प्राप्त करेंगे। जहाँ भी छोटा नंबर है उसको पकड़ करके बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे। तो बताओ इसका उत्तर क्या है। क्या 30 लगा दूं मैं, बताओ क्या 30 लगा दूं। आप कहोगे लगा दो सर, लेकिन गड़बड़ है भाई। अभी समझो कैसे आया है, कैसे आया है। 30 गलत हो जाएगा। देखो मैंने कहा कुछ इस प्रकार से हम लोग चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से, तब हम ऐसे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है, तब हमें ये संख्याएं प्राप्त होंगी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मेरे भाई 2 का गुणा करो। क्या करना है, सबसे पहले करो 2 का गुणा, 2 के बाद में 3 का गुणा, 3 के बाद में 4 का गुणा, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि पहली बड़ी संख्या हमें मिली है तीनों के मल्टीप्लाई करने से। ठीक उसी प्रकार -1 का गुणा किस में, 2 में होगा। उसके बाद इसका गुणा किस में होगा, -2 में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्यारे दोस्तों यहाँ से मिल जाएगी। अब साथियों अगली बार में क्या देखना है प्यारे दोस्तों, 5 का गुणा 6 में करेंगे, 6 का गुणा 0 में करेंगे। अब आपको पता होगा किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में होता है तो उत्तर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। चूंकि ये 0 आ चुका है, अगर गुणा में एक 0 आया है कहीं भी, याद रखेंगे, एक 0 एकल आ गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे हमेशा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप कह सकते हो यहाँ पे सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब बताओ इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इतनी प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक होगी यार, जिसको आप देखते ही बता पाओगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, बोला गया है एक पासे के 4 चित्र नीचे दिए गए हैं, शीर्ष पर 6 होने पर नीचे की संख्या पहचानिए। कहने का मतलब है ये जो 6 है इसका विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बस यही पूछा है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सीधा समय शॉर्ट ट्रिक का है क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा दिन है नहीं। देखो जो 6 के साथ में दिख रहा है वो काट देना हमेशा, वो कभी भी विपरीत नहीं बनेगा। 6 के साथ में दिखने वाली संख्याएं कभी भी 6 के विपरीत नहीं होती हैं, ना ही 6 होती है, याद रखेंगे। क्योंकि एक पासे का नियम है, 2 फलक ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही मेरे प्यारे साथियों एक साथ कभी दिख सकती हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 6 के साथ में 4 दिख रहा है, आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी काट दो। 6 के साथ में सर 5 दिख रहा है, आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी काट दो।
6 के साथ में सर 2 दिख रहा है, ऑप्शन नहीं बनेगा तो कोई आया ही नहीं है। अब तो भाई चेक करना पड़ेगा, अब तो बेसिक चेक करना पड़ेगा। तो देखो 6 के साथ में क्या बचा है, 6 के साथ में अब मैं आपको कुछ पासे बनाऊंगा, ठीक है। तो हमने 4 और 5 ऑप्शन तो उड़ा दिए, इनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब मेरी बात को समझना है, ये पासा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हम लेंगे 2 और 3 से, किससे, 2 और 3, दोनों 2 और 3 में अगर आप गौर से समझेंगे तो उत्तर मिल जाएगा 6 का अपोजिट। कैसे, क्योंकि 4 2 ये मिल गया, 4 2 ये मिल गया। अब मैंने आपको बताया है जब भी पासे की 2 सतह समान मिल जाएं तो तीसरी सतह ऑटोमेटिक विपरीत हो जाती है। तो 6 का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 होगा। तो 3 भी नहीं बनेगा। अब क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, कभी भी चेक करके देख लेना, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा और कोई बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। चलिए इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो प्यारे साथियों, इसमें बोला गया है यदि किसी कोड भाषा में कॉइन को ये लिखा जाता है, अंटिल को ये लिखा जाता है, तो कोकोनट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कॉइन को लिख लेता हूँ, COIN। COIN को क्या लिखा जाता है, आप कहोगे सर 85 और 74 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 85 और 74 लिखा जाता है। लेकिन इसी के साथ में हमें अंटिल भी दिया है, लगे हाथ क्या दिया है, अंटिल, UNTIL। एक मिनट, इसको थोड़ा टी को हम सही बनाते हैं, UNT उसके बाद में I और L। तो इसके लिए कोड है 94371। क्या है प्यारे दोस्तों, 94371 अंटिल के लिए है। अब हमें कोकोनट का बताना है, किसका, COCONUT। क्या बताना है, COCONUT। तो देखो जो जिसके सामने है साथियों, जो जिसके सामने उसका वही कोड है। जैसे C के सामने 8 है, O के सामने क्या है, 5 है। तो C के सामने 8, O के सामने 5, यानी कि 85 यहाँ पे हो जाएगा। फिर से C आया है तो 8 और फिर से O आया है तो 5, ठीक है। और N के सामने क्या होगा, N के सामने 4 होगा साथियों, N के सामने 4। U के सामने क्या होगा, U के सामने 9 होगा तो U के सामने 9। और T के सामने क्या होगा भाई, T के सामने 3 होगा तो T के सामने 3। 85 85 493 सर, 85 85 493 मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पे मिलेगा, ये प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। यही इसका सही उत्तर है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में बोला है यदि हम अंक 3 और 6 को तथा प्लस और भाग को परस्पर परिवर्तित कर दें लेकिन माइनस और गुणा को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या है। यानी कि जो अंक 6 है, जो अंक 6 है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हमें 3 से बदल देना है। तो साथियों गौर से समझते जाना है, जहाँ जहाँ भी आपको अंक 6 मिले यानी उसको 3 से बदल दो, और जहाँ 3 मिले उसको 6 से। तो यहाँ पे 93 था तो 3 हटा दो, 6 लिख दो। इसके बाद में क्या करना है, प्लस को भाग से बदल देना है, तो भाग यहाँ पे लगा देंगे। और 4 8 को छेड़ने की बात नहीं की है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस लगाना है, 6 के स्थान पर 3 रखना है, गुणा को नहीं बदलना है, 13 यानी ये 16 रख देना है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इसको 63 है, 6 3 को बदलना है तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सारे के सारे अंक भैया बदलने हैं। अब इसके बाद में लगाएंगे क्या, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये होता है बोर्ड मास, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो इसमें क्या शुरू होगा, सबसे पहले डिवाइड, तो यहाँ से काटो 48 दूना की 96, कितना 48 दूना की 96 प्लस 16 तिया के 48, कितना हो जाएगा सर, 16 तिया के 48, ठीक है। और माइनस में हमारा 36 जिंदाबाद। तो दोस्तों आप कहोगे 48 2 50, घटेगा प्यारे दोस्तों 36। जब 50 में से 36 जाएगा तो आप कहोगे सर 14, कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। 14 बचेगा तो ऑप्शन नंबर ए में बचेगा। कहाँ पे बचेगा, ऑप्शन नंबर ए में बचेगा। यही इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। प्रश्न ने जो हमसे बोला है वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते रहोगे तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। 3 को 6 से बदलना था, प्लस को भाग से, और तथा हमें माइनस गुणा से छेड़छाड़ नहीं करनी थी, तो हमने माइनस गुणा से छेड़छाड़ नहीं की, 3 को 6 से बदला, प्लस को भाग से बदला, तो उत्तर हमारा 14 आया, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न आपका किससे है भाई, ब्लड रिलेशन का है। किसका, ब्लड रिलेशन का, यानी खून का रिश्ता। बोला एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। गौर से समझना है प्यारे साथियों, गौर से समझना है। जो एक्स है, गौर से समझो, यहाँ पे ये हमारे पास जो एक्स है, इसकी माँ कहाँ पे आएगी, एक्स की माँ ऊपर आएगी, एक्स की माँ ऊपर आएगी। बोला जेड के पिता की सास है, किसकी, ये रहा जेड, ये रहे जेड के पप्पा जी, क्या रहे, ये जेड के पप्पा जी।
अब सास कैसे बनेगी? सास तब बनेगी ना जब इस पप्पा की कोई पत्नी होगी, यहाँ पे कोई पत्नी होगी, अर्थात वो एक्स की क्या होगी? वो एक्स की बहन होनी चाहिए। बोलो मेरे भाई, वो एक्स की क्या होनी चाहिए? वो एक्स की बहन होनी चाहिए। ठीक है, उसने बोला है कि एक्स की माँ, ये रही एक्स की माँ, जेड के पिता की सास कैसे बनेगी? जब जेड की माता जी और उसकी माँ हो, वो एक्स के पिता की सास बन जाएगी, सॉरी जेड के पिता की सास बन जाएगी। अब प्रश्न में उसने हमसे ये बोला है कि जो जेड है वो वाई का भाई है। ये जेड भाई किसका है? ये वाई का भाई है। एक्स एम के पिता हैं। जो एक्स हैं वो किसके पिता हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक्स पिताजी हैं। ये एक्स पिताजी हैं, किसके हैं? तो आप कहोगे एम के पिताजी हैं। एम का लेकिन जेंडर छोड़ दो, पता नहीं है। प्रश्न में पूछा एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? से लगा है जेड के साथ, से लगा है जेड के साथ, तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा मेरी पापा और मेरी मम्मी। और मम्मी का भैया कौन होता है? भाई वही हमारे बचपन के मामा जी, जो हमारे लिए चॉकलेट लाते थे। तो माँ का भैया क्या होता है? भाई मामा होता है। मामा होता है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। मामा हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा था एक्स जेड से लगा था जेड के साथ, तो जेड क्या बोलेगा एक्स को? मम्मी का भैया मामा बोलेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न दिया है। प्रश्न में सीधा बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से विषम विकल्प की पहचान कीजिए। बताइए भाई, विषम विकल्प बताना है। यहाँ पे 4 खड़े हुए सर्कल, 2 लेटे हुए सर्कल, 4 खड़े हुए त्रिभुज, 2 लेटे हुए त्रिभुज। दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है? 4 खड़े हुए त्रिभुज लेकिन 2 उल्टे लेटे हुए त्रिभुज। ये 4 चतुर्भुज हैं, ये 2 चतुर्भुज हैं। तो आपको क्या लग रहा है? आप कहोगे सर अब तो देखो 2 4 2 4 2 4 2 4 हर बार में पेयर बन रहा है, लेकिन मेरी बात समझना है, इसकी दिशा ऊपर है तो इसकी दिशा ऐसी है। ठीक है, याद रखेंगे। या फिर इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं। तो अगर इसकी दिशा ऊपर है तो इसकी भी दिशा ऊपर ही है। दोस्तों इसकी दिशा कहाँ पे है? इसकी दिशा हमें इस दिशा में मिल रही है, यानी कि दिशाएं समान होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो नीचे आ गई। ऑप्शन नंबर सी की क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी की दिशा क्या हुई? नीचे आ गई मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी की दिशा नीचे आ गई, तो इस कारण से ये विषम हो सकता है। इसकी दिशा ऊपर है, गौर से समझते जाना है, इनकी भी दिशा ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर बनेगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो समझ में नहीं आया तो फिर से समझो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो। ये देखो इनका जो एरिया है वो नीचे की ओर जा रहा है, जबकि ये ऊपर की ओर देख रहे थे तो ये भी ऊपर की ओर। ये सर्कल सीधे खड़े थे तो सीधे सर्कल भी खड़े हैं। ये आपका चतुर्भुज थे तो ये दोनों के दोनों हैं, लेकिन ये भैया नीचे की ओर काहे गए? ये लोग नीचे की ओर काहे गए? इस कारण से ऑप्शन नंबर सी क्या है? विषम है, भिन्न है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों से बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसको क्या फिलफिल करेगा ये बताना है। इस क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस कर सकता है? तो मेरी बात को समझना है। क्या समझना है मेरे भाई? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखो मेरे भैया, अब देखो सबसे पहले ये लाइन हमारी कहाँ पे जाएगी? सीधी कॉर्नर को टच करेगी। याद रखेंगे मेरे भाई, ये लाइन हमारी सीधी कॉर्नर को टच करेगी और ये लाइन हमारी यहाँ पे टच करेगी। तो क्रॉस तो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये दोनों सर्कल जुड़वा हैं, ये अंदर के सर्कल दोनों यहाँ भी जुड़वा और यहाँ भी जुड़वा। तो अगली बार में हम ये दोनों सर्कल कैसे बना देंगे? जुड़वा बना देंगे। हमने जुड़वा बना दिए, लेकिन कौन सी दिशा में भैया? इस दिशा में बनाने थे। ये दूसरी दिशा में है, यहाँ भी दूसरी दिशा में है, ये भी दूसरी दिशा में है। तो आप कहोगे सर जो ऑप्शन नंबर सी है, प्यारे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है उसकी दिशा एकदम सही है और दूर की ओर 2 सर्कल ऊपर हो जाएंगे, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का 18वें का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा साथियों? 18वें का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इस बात को अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न क्या बोला है? नीचे दिए गए प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी? बताओ, फाइंड द नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर बताना है। तो आपके सामने एक इस प्रकार से आगे आरेख आना चाहिए, तो गौर से समझो। सबसे पहले मिडिल में एक खाली सर्कल था। सर्कल उसके बाद में क्या आया? सर्कल उसके बाद में एकदम बीचों बीच आया। ये तो ऊपर मिडिल में था, लेकिन अब की बार में बीचों बीच आया, लेकिन आधा डार्क था, वो भी नीचे की दिशा में। कहाँ पे? बीचों बीच आकर के मेरे भैया नीचे की दिशा में डार्क हो गया है। इस बात को आपको समझना है। अब दोस्तों ये सर्कल पूरा नीचे आया और पूरा का पूरा डार्क बन गया। क्या हुआ? थर्ड कंडीशन जो लगी, ये सर्कल पूरा का पूरा डार्क हो गया, याद रखेंगे। अभी तो केवल और केवल आधा डार्क था,
अब की बार में क्या हुआ मेरे प्यारे साथी, ये पूरा का पूरा डार्क हो गया। ठीक है, अच्छे से समझते जाना है, अच्छे से आपको समझते जाना है। चलिए इसके बाद देखो अब क्या करना है। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे ये सर्कल ऊपर की ओर है, उसके बाद अब ये बीचों बीच आएगा। जैसे ये ऊपर था फिर बीचों बीच आया, तो इसको मैं बीचों बीच बनाऊंगा। कहाँ पे? बीचों बीच बनाऊंगा। लेकिन मेरे भाई डार्क भी तो बनाना है, डार्क भी तो बनाना है। आधा हिस्सा नीचे का, आधा हिस्सा डार्क, नीचे का आधा हिस्सा अगर डार्क करूँगा तो इस प्रकार से होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए मेरे प्यारे, कुछ इस प्रकार से। बता दो क्या कहोगे आप, आएगा क्या? हाँ डार्क आएगा। ऐसा जो डार्क मिलेगा वो हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है साथियों? वो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, याद रखेंगे। ये इसका सही उत्तर होगा। इसका डार्क ऊपर है, गलत है। ये फुल डार्क गलत है। इसका डार्क हमारा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में है, वो भी गलत है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? एकदम सटीक हो जाएगा। और यूपी पुलिस में 100% छपेगा ये सवाल, याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या का पता लगाएं। त्रिभुजों की संख्या का पता लगाने से पहले एक ट्रिक याद रखना है मेरे भाई। ट्रिक क्या है? ट्रिक इस प्रकार से है, जब भी एक वर्ग मिले उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हों, विकर्ण परस्पर काट रहे हों, तो क्या कहना है? आपका कहना है कि हम सर नंबर दे देंगे, फ़ोन नंबर नहीं, केवल संख्याओं वाला नंबर। तो यहाँ पे 4 4 जो भी बड़ा नंबर आया उसका 2 गुना करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें पता चल जाएंगे। तो सर क्या ऐसी आकृतियाँ कहीं पे हैं? आप क्यों करवा रहे हो? मैं कहूँगा हाँ भाई ऐसी ही आकृतियाँ तो हैं यहाँ पे। कहाँ पे? गौर से समझो। पहले तो ये देख लो, पहले तो एक ये देख लो, दूसरी ये मेरे भाई नीचे देख लो। ठीक है, इनके विकर्ण काट रहे हैं। हाँ सर विकर्ण भी तो काट रहे हैं। एक मिनट मेरे दोस्त, 1 मिनट। यहाँ से एक ये विकर्ण पूरा का पूरा काट गया और एक विकर्ण ये वाला पूरा का पूरा काट गया। देखो अब इनमें करना क्या है? इनमें हमें नंबर देने हैं, फ़ोन नंबर नहीं, वही अंक वाले नंबर मेरे भाई जो मैंने बताए थे अभी। तो अब क्या नंबर आप दे पाओगे? हाँ दे पाएंगे सर। 1 2 3 और 4। यहाँ भी 1 2 3 और 4। तो 4 4 का डबल 8, मतलब पहली बार में 8, दूसरी बार में भी 8। लेकिन अब क्या? अब मेरे भाई और याद रखना है। अब आपको ऐसे याद रखना है, जब भी आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल आए, ऐसा ट्राइंगल, तो आपको याद रखना है नंबर देना है। फिर भी 1 2 दोनों को जोड़ करके 3। ऐसी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 3 होगी। क्या ऐसी आकृति है? हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल है। कहाँ पे है भैया? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं किस लिए हूँ मैं ही तो बताऊँगा मेरे भाई। देखो ये पीले कलर से देखो, ये आकृति ऐसी है, ये आकृति ऐसी है, तो क्या यहाँ से आपको 3 मिलेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेंगे। ये आकृति एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे भी ऐसी ही है, यहाँ पे भी तो है, तो आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ से भी 3 मिलेंगे। तो 8 दूनी 16 6 22। क्या बोलोगे सर? 8 दूनी 16 6 22। क्या मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ पे 22 त्रिभुज हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। आप क्या बोलोगे? सर 22 नहीं, अभी और मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो एक तो मेरे भाई ये मिलेगा, एक तो ये वाला मिलेगा। गौर से देखते जाओ मैं कहाँ, एक इसके जस्ट नीचे जो मैं बता रहा हूँ वो। 22 2 कितने हो गए? 24। सर 24 के बाद में 2 यहाँ भी तो मिलेंगे, ये वाले 2 ये भी तो मिलेंगे। 24 2 26। तो अब क्या बता पाओगे आप कितने हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे 4 और प्लस कर देते हैं। देखो 4 8 8 16 4 20 20 3 23 3 26। क्या 26 किसी विकल्प में है? अब भाई 26 नहीं है, अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो दया गड़बड़ हो गई। बताओ मुझे, क्या इसके अलावा भी ट्राइंगल हैं कहीं? क्या इसके अलावा भी आपको दिखाई दे रहे हैं? यदि दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बता दो। हाँ सर दिखाई दे रहे हैं। ये तो जोड़े ही नहीं। कौन से वाले? एक ये बड़ा वाला नहीं जोड़ा है, एक ये बड़ा वाला नहीं जोड़ा अभी तक, और इसी में जुड़ा हुआ एक ये बड़ा वाला भी नहीं जोड़ा है, ये भी तो नहीं जोड़ा है मेरे भाई। तो आप कहोगे 2 सर और प्लस कर दो। 26 2 28। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको दिलो दिमाग में बसा के रखना है। ऐसी आकृति जहाँ भी आए, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 28 रहेंगे, रट लो। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में आ जाओ। अब हमारे पास कुछ मानसिक अभिरुचि के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। बोला गया है प्रत्येक पुलिस थाने में निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं पाया जाता है? बताओ इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा अधिकारी है जो थाने में नहीं पाया जाता है? क्या चपरासी कोई अधिकारी होता है? तो मेरे भाई आप कहोगे यही नहीं पाया जाता है, यही नहीं पाया जाता। आरक्षी मतलब एसआई, सॉरी आरक्षी मतलब कांस्टेबल, दीवान मतलब कांस्टेबल से थोड़ा बड़ा, उपनिरीक्षक का मतलब एसआई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चपरासी नाम का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं होता है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला है पुलिस प्रवेश परीक्षा में लेने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पुलिस जो प्रवेश परीक्षा लेने जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप पुलिस में प्रवेश परीक्षा लेने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई पुलिस वालों
को देखने के मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का स्तर जांचना, या पुलिस कार्यों के प्रति रुचि, या जनभावना, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो बनेगा नहीं, या तो जनभावना, या पुलिस कार्यों में रुचि, या ज्ञान स्तर जांचना। तो आप कहोगे सर मुझे तो तीनों के तीनों लग रहे हैं, आप इसको काट के उपर्युक्त सभी क्यों ना बना देते? तो मैं कहूँगा भैया ये तो गलत हो जाएगा, जो प्रश्न ने पूछा है वो समझो। तो प्रश्न ने पूछा है तो उसका उत्तर बनेगा पुलिस कार्यों के प्रति रुचि। देखो परीक्षा का स्तर जांच के उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें पता है कि आप लोग अगर इतने पुलिस में आना चाहते हो तो इतने योग्यवान हो कि आपने 12th पास कर रखी है। परीक्षा का स्तर, ज्ञान का स्तर नहीं जांचना, उन्हें केवल और केवल ये जांचना है कि क्या तुम्हारी पुलिस के कार्यों के प्रति रुचि है, तो आपको वहाँ पे परीक्षा के माध्यम से वो पूछेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, पुलिस कार्यों के प्रति रुचि ही आपकी क्या बनाती है? पुलिस परीक्षा लेने के मुख्य उद्देश्य बनाती है। अगले प्रश्न में बोला है कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा निम्न में से कौन से कार्य करने चाहिए? बोलो भाई, कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा कौन से कार्य करने चाहिए? सड़कों पर गश्त लगाना, करेंगे भाई। उत्सव मार्गों की रक्षा करना, करेंगे। यातायात नियंत्रण, करेंगे भैया। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बार पुलिस में तो लगा दो सर जी, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप कुछ भी करवा लो, लेकिन पुलिस की वर्दी दिलवा दो। भाई ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न भी एक शानदार सा प्रश्न है, बोला वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के बीच क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? यानी कि जो हमसे सीनियर लेवल के, जो हमसे ऊंचे जो अधिकारी हैं, हम कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, तो उन लोगों को हमारे प्रति क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? क्या हम ईमानदारी से काम करें? क्या ये हमारे सीनियर बताएंगे? हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। कह रहा है ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी को भी विभाग पर उंगली उठाने का मौका मिले। क्या ये सीनियर बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे भाई। तो आप कहोगे सर ए और बी दोनों। क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों। प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ईमानदारी से कार्य करेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे विभाग पर उंगली उठा सके। तो सी नंबर सही है। आगे आ जाओ। आगे बोला गया है 4 उत्तर आकृतियों में से चुनिए। 4 उत्तर आकृतियों में से चुनिए कि प्रश्न आकृति को मोड़कर डिब्बा बनाने में कौन सी आकृति बनेगी। भाई एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है ये। आपका प्रश्न एडवांस लेवल का है, यहाँ पे पूछा गया है तो हम बताएंगे। ठीक है, देखो आपको समझना है, यहाँ पे एक बॉक्स फोल्ड होना है। बॉक्स फोल्ड होना है तो उसके लिए 1 2 3 4 और 5 सतहें हैं, जबकि एक सतह इन सभी से मिलकर के बनेगी। ये कट दिए गए हैं चौथाई हिस्से के, इन कटों से मिलकर भी एक सतह बनेगी। गौर से समझते जाना है। तो भाई अब देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो एक के अपोजिट 3, मतलब एक खाली बॉक्स के अपोजिट में दूसरा खाली बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब 2 नंबर का खाली बॉक्स किसके अपोजिट जाएगा? मिडिल में है, इसको छोड़ो अभी। अब आप कहोगे सर एक बॉक्स जो है उसके अंदर एक खाली सर्कल रखा है, और ये जो खाली सर्कल है ये किसके? बॉक्स में रखे हुए डार्क सर्कल के, बॉक्स में रखे हुए डार्क सर्कल के अपोजिट होगा। अब बचा बीच का एक खाली डब्बा, बीच का खाली डब्बा जो होगा वो अपोजिट होगा किनके? तो याद रखेंगे आसपास के। आसपास के लाइन के बाद ये आपका डार्क एरिया, फिर डार्क सर्कल, एक ऊपर का त्रिभुज। ठीक है, अच्छे से समझते जाना। ऐसे ये लाइन है, फिर ये डार्क एरिया, डार्क सर्कल और ऊपर का उल्टा बना हुआ त्रिभुज। तो गौर से समझो, यहाँ पे जब अपोजिट बनाओगे तो दोस्तों एक बॉक्स तो ऐसे ऑलरेडी आपका बनना चाहिए, लेकिन उसके 4 भाग होने चाहिए। कितने भाग? सर 4 भाग होने चाहिए। तो एक भाग जो है वो हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा सबसे पहले लाइनों को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो लाइनों को यहाँ से करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे 1 मिनट, इसको थोड़ा पतली लाइनें लेते हैं, इसमें थोड़ी सी पतली लाइनों की आवश्यकता है। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। ये इसमें कुछ इस प्रकार से लाइनों की आवश्यकता है। अब इसके बाद में क्या है? इसके बाद में आप याद रखेंगे लाइनों के बाद में अगर ये क्लॉकवाइज है तो जब फोल्ड होके आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मतलब इसके बाद यहाँ पे ये होना चाहिए। इसके बाद ये ऊपर वाला त्रिभुज जो यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, जो कि एकदम डार्क होगा, एकदम डार्क होगा। याद रखेंगे ये त्रिभुज बनेगा प्यारे दोस्तों, ये वाला त्रिभुज बनेगा जो कि एकदम डार्क होगा। याद रखेंगे। ठीक है, ये बना दिया। उसके बाद एक यहाँ पे सर्कल आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा। ये एकदम डार्क सर्कल जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है? एक पट्टी है जो बिल्कुल डार्क है, एक पट्टी है जो बिल्कुल डार्क है, कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है, थोड़ा सा समय लग सकता है मेरे भाई, लेकिन आंसर आपका एकदम परफेक्ट आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब देखो, मैंने कहा 2 सतह ना तो एक साथ छिपनी चाहिए ना एक साथ दिखनी चाहिए, ये पासे का रूल होता है। अभी हम पीछे देख के आए हैं, जब हम वो पासा देख रहे थे, साधारण पासा। तो दोस्तों 2 सतह एक साथ ना तो दिखेंगी ना तो एक साथ छिपेंगी। तो मेरे भाई एक बात याद रखना है, जब भी डार्क के अपोजिट ये दिख जाए तो वो पासा कभी नहीं बनेगा। डार्क के अपोजिट दिख गया है, पासा कभी नहीं बनेगा। डार्क के अपोजिट दिख गया है, पासा कभी नहीं बनेगा।
और डार्क के अपोजिट दिख गया है पासा, कभी नहीं बनेगा। बच रहा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी। क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर डी। एक से ही पता चल गया मेरे भाई, इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक से पता ही चल गया। कौन से? ये 2 नंबर से। ये एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। क्यों दिखी यहाँ पे? क्यों दिखी मेरे भाई? तो गलत है। ये क्यों दिखी? ये भी नहीं दिखनी चाहिए थी। ये क्यों दिखी एक साथ अपोजिट? क्योंकि मैंने कहा है अपोजिट एक साथ ना तो छिप सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं। तो अब बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम सही होगा, क्योंकि यहाँ से एक पासा उठाएगा, एक वो ऊपर से उठाएगा और एक इनमें से कोई उठा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे आ जाओ। आगे में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें सही दर्पण छवि बतानी है। तो एक बात याद रखना है, जो दर्पण के नज़दीक आकृति होती है उसमें छवि हमेशा उसी दिशा में बनती है। जैसे मैंने कहा दर्पण के नज़दीक क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा, ठीक है। दर्पण से दूर एरो है, दर्पण से दूर एरो है तो ये एरो हमेशा दर्पण से ही दूर बनेगा। कैसे? दर्पण से ही दूर बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये एरो हमारा दूर हो जाएगा। इसके बाद बीच में सर्कल है, रख दो। सी इस तरह से बना है, रख दो। बराबर इस तरह से बना है, रख दो। तो दोस्तों ऐसा कहाँ पे है? एरो की दिशा बदल गई है, गलत है। एरो की दिशा बदल गई, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमें तो लग रहा है एकदम सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी तो एकदम सही है, इसकी तो कोई दिशा नहीं बदली है। बोलो भाई, इसकी तो कोई दिशा नहीं बदली है। इसकी दिशा बदली यहाँ पे, गलत है। ये उल्टी दिशा में चला गया, गलत है भाई। ऑप्शन नंबर बी, गौर से समझो, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला गया है नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। एक आप लोगों को शब्द दिया गया है डेडिकेट। डेडिकेट का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बना सकते हैं ये बताना है। DECIDE, क्या पहला वाला विकल्प बना पाएंगे? क्या पहला बना पाएंगे? देखो DE, उसके बाद में CI, फिर DE। भाई डिसाइड ही बना सकते हैं। पहला ही ऑप्शन हमें पता चल गया कि हम इसको सर बना सकते हैं, तो क्या आगे चेक करें हम? जब हम ये बना सकते हैं तो ये कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिमांड। क्या डेडिकेटेड में एम आया है? कहीं भी नहीं आया है। ये क्या लिखा है? ड्राइड, तो या कहाँ पे आर आया है? तो इसमें कहीं आया? नहीं आया भाई, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें क्या है? ड्यूस लिखा है, तो ये इसमें क्या आया? यू आया है, तो इसमें डेडिकेट में कहीं भी यू आया नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अकेला बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न हुआ है। क्या बोला है? नीचे दिए गए प्रश्न हुआ है, विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न हुआ है वह, अरे ये ऐसा होना चाहिए था, नीचे दिए गए प्रश्न में वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों के बीच सर्वोत्तम आरेख प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई? आरेख मिल जाएगा। यहाँ पे ये 3 शब्द हैं, इनके बीच में आरेख बताना है। तो गौर से समझना, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। सर सबसे पहले जैसे रखे हैं वैसे ही रख दो। एक हम बना देंगे कुत्ता के लिए। एक कुत्ते में याद रखना है हमेशा क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। कुत्ते किस प्रजाति में आते हैं? स्तनधारी में। तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये तो गड़बड़ हो गई ना सर। तो आप कहोगे ऐसे ना बना के ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। सबसे पहला वाला जो बनाओगे वो स्तनधारी के लिए। किसके लिए? सर सबसे बड़ा वाला आरेख स्तनधारी के लिए बनेगा। और स्तनधारी में क्या कुत्ता आता है? आप कहोगे हाँ सर, वो प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। कुछ अपवाद हैं, उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो डॉग होगा वो स्तनधारी में आ जाएगा। क्या चमगादड़ आता है? मैं कहूँगा हाँ भाई, जो बैट होता है, जो चमगादड़ होता है वो भी आता है। तो आरेख कुछ इस प्रकार से होने चाहिए, आरेख कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में वो आरेख दिख रहा है, वो आरेख ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखो आप मिस प्रिंटिंग पे ना देखा करो, क्योंकि हमारी टीम अभी बहुत नई है प्यारे दोस्तों। इसमें वो लोग कुछ अजीब तरीके से PDF बनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन प्रश्न आपको ऑथेंटिक मिलेंगे, 100% एग्जाम में छपने वाले मिलेंगे। लिखने पे क्या जाता है, इनमें लिखे में न जाओ। या तो आपको क्वेश्चन कहीं गलत होगा तो मैं आपको वो सही बता दूंगा, ठीक है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आपका मैक्सिमम केसेस में मिस प्रिंट रहता है। तो भाई अभी लड़के नए हैं, जो प्रिंट करते हैं वो नए हैं यार, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिलहाल माफ़ी मांग सकते हैं आप लोगों से। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। ये देखो कल का ग्रहकार मैंने दिया था, इसमें कुछ विद्यार्थियों ने गलत कमेंट किए थे। कोई 9 बता रहा था, कोई इसमें 10 बता रहा था, कोई 11 बता रहा था। चलिए मैं इसको करवा देता हूँ। ये कल का ग्रहकार का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई मेरे भाई, ये क्लास खत्म नहीं हुई, याद रखेंगे। तो हमने आपको अभी बताया था जब भी ऐसी आकृति मिले कितने त्रिभुज, 1 2 बराबर 3 त्रिभुज, ठीक है, याद रखेंगे। जब भी ऐसी आकृति मिलेगी 3 त्रिभुज मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ वही आकृति तो मेरे भाई यहाँ पे दी गई है, यही आकृति तो दी गई है यहाँ पे। तो आप यहाँ से कह पाओगे कि 3 है? बोलो साथी, कह पाओगे? आप कहोगे हाँ कह पाएंगे, 3 है। अब इसके बाद देखो चौथा क्या, यहाँ से आपको ये वाला मिल जाएगा। बोलो मेरे भाई, चौथा ये मिलेगा, चौथा ये मिल गया,
ठीक है। इसके बाद इसी के जस्ट आगे क्या पाँचवा यहाँ पे मिल पाएगा? आप कहोगे ठीक है, एक और एक यानी पाँचवा हो गया। क्या सर मैं आपसे कह दूँ, क्या कह दूँ कि मैं आपको इसको और थोड़े नीचे ले जाने देता हूँ, क्या ये छठवां मिल पाएगा मुझे? बताओ मेरे भाई, क्या ये छठवां मिल पाएगा? आप कहोगे हाँ। इसके अलावा अभी और हैं भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ये एक छोटू सा मिल पाएगा हमें? ये त्रिभुज है भाई, याद रखना है, ये त्रिभुज है छोटू सा, तो एक प्लस और कर दो, ठीक है। इसके अलावा अभी और देखते जाना है, अभी और देखते जाना है। जादू होगा, क्या होगा? जादू। और जादू कहाँ पे बचाएंगे? यहीं से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से वापस ले आएंगे। तो क्या ये एक और मिल रहा है? आप कहोगे हाँ सर, तो इसमें एक और प्लस कर दो मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा क्या और कहीं है? हम कहेंगे हाँ भाई और हैं, अभी और हैं। कोई और कलर ले लेते हैं ताकि पता चलता रहे। देखो यहीं से ले जाएंगे ऊपर तक, यहीं से ऊपर तक ले जाएंगे, फिर ये इसको ले आएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लाएंगे, एक ये ले गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये +1 हो गया। तो मुझे बताओ इसके अलावा कहीं पर और हैं? इसके अलावा कहीं पर और हैं? क्या ये वाला बन पा रहा है? आप कहोगे नहीं, ये त्रिभुज नहीं है कोई, ये तो चतुर्भुज टाइप का लग रहा है। तो अब और नहीं बनेंगे, गिन लो इनको, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद अभी एक और होना चाहिए। कहीं पर मैंने कुछ गड़बड़ की है। हाँ मैंने गड़बड़ की है, वो ये वाला नहीं गिना, ये एक छोटू सा नहीं गिना है जो पीले कलर में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये वाला, ये एक 10वें नंबर का है, इसको मैंने अभी कहीं भी नहीं गिना है। 9 के बाद प्यारे दोस्तों एक और जुड़ेगा तो 10 हो जाएंगे। तो जिसने भी 10 बताया था उसका एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही उत्तर है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी रूप से निश्चित तरीके से संगत हैं, एक असंगत है। असंगत की पहचान करना है। इनमें से एक आकृति ऐसी होगी जो कैसी होगी? गलत होगी। तो बता देना है कौन सी आकृति वो गलत होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं प्यारे दोस्तों एक नई वीडियो में। यदि क्लास आज की पसंद आई है तो लाइक करना कभी भी नहीं भूलना है, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताइए, दोस्तों में सेशन शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो मेरे प्यारे साथियों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, स्वस्थ जरूर रहना है, पेपर नज़दीक है, टेंशन लेना नहीं है क्योंकि बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं 2 दिन पहले बीमार हो गया था लेकिन मैंने क्लास बंद नहीं की है, तो पढ़ना आपको बंद नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।